Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter number 13 of chemistry, that is हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या चीज़ें पढ़ ली? एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन पढ़ लिया, उनकी प्रेपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब चीज़ें, उनके स्ट्रक्चर तक भी सब पढ़ लिया है ना। अब हमने करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हम ये बोल सकते हैं कि हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर लिए। आज इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स करेंगे। ठीक है, एंड आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एरोमेटिक जो वर्ड है ना, ये आया है एरीन से। ठीक है, एरीन से आया है। एरीन का मतलब होता है अरोमा, अरोमा का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, एरोमेटिक आया एरीन्स, एरीन्स आया अरोमा, अरोमा आया किससे? प्लीजेंट स्मेल से। ठीक है, मतलब जो फ्रेगरेंट स्मेल होती है ना, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्मेल होती है, उसको बोलते हैं एरोमा। ठीक है, एंड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इनकी सभी की जो स्मेल है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मतलब इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, इनका प्लीजेंट ऑर्डर होता है, हम ये बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये जैसे फॉर एग्जांपल है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एंड इसकी जो स्मेल होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो जैसे ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, इनको दो क्लासेस में क्या है डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहले तो बेटा सारे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड होते हैं। हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट कि कौन कौन से एरोमेटिक होते हैं, एंड एरोमेटिक के किन किन को हम एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हम देखेंगे, रूल करेंगे, हक्कल रूल बोलते हैं, जिससे हम ये पता कर सकेंगे कि एरोमेटिक किन को बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक तो बेंजीनोइड्स, एक नॉन बेंजीनोइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसमें तो बेंजीन होगी उनको हम बेंजीनोइड बोलेंगे, लेकिन ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन नहीं है उनको क्या बोलते हैं? नॉन बेंजीनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, है ना। ये क्या है? बेंजीन है, ये टोलीन है, ये नेफ्थलीन है, ये बाईफिनाइल है, लेकिन इन सभी में क्या है? बेंजीन इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, बेंजीन तो है ही, टोलीन में भी बेंजीन है, नेफ्थलीन में भी बेंजीन है, बाईफिनाइल में भी बेंजीन है। तो ये क्या है? सारी बेंजीनोइड्स की एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट है इनका नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इनका नोमेनक्लेचर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन इनका नोमेनक्लेचर भी हमने किया है कहाँ पे? 12th चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो बच्चों क्या है, देखो ये रहा हमारा फर्स्ट। देखो इसमें क्या है? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन क्यों लिखा? ये क्या है? बेंजीन। ठीक है, दिस इज बेंजीन, एंड यहाँ पे क्या लगा? मिथाइल ग्रुप, तो इसका नेम क्या हुआ? मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब इसका नेम क्या होगा? ये दो मिथाइल लगे, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, जो नीचे बेटा ब्रैकेट्स में इनके नेम लिखे हुए हैं ना, ये क्या हैं? इनके कॉमन नेम्स। ठीक है, एंड बेटा आप इस जो नोमेनक्लेचर है ना, वो प्लीज़ एक बार 12th चैप्टर में जाके देख लेना। ठीक है, नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा एग्जाम्स में ये आते ही हैं, +1 में भी एंड +2 में भी। चलो +1 तो फिर भी आप कर लोगे अगर नोमेनक्लेचर नहीं करोगे, और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन +2 में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, अच्छे से मार्क्स लेने हैं। +1 में भी लेने हैं, ऐसा नहीं बोल रही कि +1 में नहीं लेने, +1 में भी लेने हैं, लेकिन मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं एग्जाम्स में डालूंगी। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, +2 में भी आता है नोमेनक्लेचर, तो +1 के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ और नेम्स हैं इसके। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है? 1 3, एक तो 1 पे लगा है, एक 3 पे, या फिर मेटाजाइलिन बोल देते हैं। यहाँ पे 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन, या फिर पैराजाइलिन बोल देते हैं। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सारी चीज़ें बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें मैंने अच्छे से करवाई हुई हैं। ठीक है, एक बारी वो देख लेना। ठीक है, देन है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है? हमें पता है क्या है बेटा? कार्बन्स लगे होते हैं 6 कार्बन्स लगे होते हैं। हर एक कार्बन के पास क्या है? डबल डबल बॉन्ड होगा, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे।
यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे, एक छोड़ के यहाँ पे, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा एंड हर एक कार्बन के पास क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये रहा बच्चों। ठीक है, एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर बेटा इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, ये एक तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जिसको हम गोला मार के बीच में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, 6 कार्बन्स होते हैं, 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, C6H6 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ये देखो अब क्या है, अब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास बेंजीन है ना, बेंजीन को अगर हमने इस तरह से लिखा, इसकी एक और टाइप भी हो सकती है, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, ये बना ली हमने। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हमने डबल बॉन्ड अल्टरनेट कर दिए, अल्टर कर दिए, बिल्कुल उल्टा दिए। ठीक है, तो रहेगी तो ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। ठीक है, इनको इसको बेटा कैकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, कैकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं कि बोथ टाइप से ये पॉसिबल है। एक्चुअल में इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास, इसको भी हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। फ़र्क किसका है बेटा, इनके डबल बॉन्ड्स का। ठीक है, पोजीशंस का फ़र्क है। ठीक है, लगाई तो एक एक पोजीशन छोड़ के गई है ना, लेकिन बेटा सारी जो इसमें कार्बन है ना वो सिमेट्रिकल हैं, सारी कार्बन सिमेट्रिकल हैं, इसी वजह से हम डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लगाने हैं, लेकिन कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों हमारे पास रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी, देखो बच्चों रेजोनेंस क्या है, ये था पहले, अब क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया। ये दोनों क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये किसने बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ठीक है, दोनों क्या हैं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस बता रही है। अगर हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो ये बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो 6 की 6 कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, एंड इसीलिए हम बीच में क्या लगा देते हैं, एक गोला लगाते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि जो पाई बॉन्ड है ना वो क्या है, सारी पोजीशन पे डीलोकेलाइज हो रहा है, 6 की 6 कार्बन पे डीलोकेलाइज हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है बच्चों, दिस इज दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब स्टेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है बेटा ये बेंजीन रिंग जो है, दिस इज़ वेरी मच स्टेबल। देखो इसमें क्या होता है बेटा, हर एक कार्बन, ये बनाया गया है ना ये स्ट्रक्चर्स, ये जो कार्बन है ना बेटा, देखो इसमें एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड तो हर एक के पास है, ये सिग्मा बॉन्ड तो हर एक के पास है, लेकिन हर एक के पास एक एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, हर एक के पास एक एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, जिससे वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ये देखो ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। समझ में आया? या फिर हो सकता है वो इस तरह से ना बनाए, हो सकता है वो इस तरह से बॉन्डिंग कर ले। जब वो इस तरह से बनाएगा तब क्या बन जाएगी, हमारी नीचे वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारी ये वाली स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों बच्चों रहेंगी तो बेंजीन ही ना। समझ में आया? बस डीलोकेलाइजेशन हो रही है पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन रही है। हम ये बोल सकते हैं कि बीच में क्या पड़ा है, एक हेक्सेन पड़ा है एंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ बना है, एक नीचे की तरफ बना है। ठीक है, अगर हम एक्सरे स्टडीज़ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, किसकी, बेंजीन की। क्लियर है बच्चों? चलो, इसके बाद हमारे पास क्या है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एरोमेटिक है, कोई भी चीज़ एरोमेटिक है या नहीं इसका पता चलेगा। ठीक है, इसका पता चलेगा। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड के पास बेंजीन रिंग होती है या फिर बेंजीन रिंग जैसा अगर कोई कंपाउंड होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एरोमेटिक बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, एरोमेटिक बोल देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो लेकिन इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ठीक है, अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं बच्चों क्या होती हैं। सबसे पहले प्लेनैरिटी, जो भी चीज़ एरोमेटिक होगी, चलो पहले बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन क्या होती है, प्लेनर होती है। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं बेंजीन की। बेंजीन क्या होती है बेटा, प्लेनर होती है। ठीक है,
प्लेनर होती है, बेंजीन आउट ऑफ प्लेन नहीं होती, प्लेनर होती है। और दूसरी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड की, है ना। ये भी अभी हम करके आए हैं। थर्ड चीज़ हक्कल रूल। थर्ड चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम एरोमेटिक किसी चीज़ को तब बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्लेनरिटी की। सेकंड कंडीशन क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। थर्ड कंडीशन मैं अभी बताती हूँ क्या होती है। थर्ड कंडीशन है बच्चों, इसको बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, जिस भी रिंग के पास साइक्लिक रिंग के पास क्या होना चाहिए, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। कैसे वो सेटिस्फाई करेगा ये रोल, बेंजीन की एग्जांपल लें। चलो, हमने ये देखना है बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सिग्मा नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जो पाई बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना। या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, लोन पेयर्स होते हैं, उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब पहले पाई देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 3 इसमें डबल बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन से ही तो बनेंगे ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले तो ये बात ठीक है, क्लियर है ना। अब देखते हैं कि 4n+2 पाई रूल फॉलो करता है कि नहीं। n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम अगर हम 1 में n की वैल्यू 1 पुट कर लें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो ये क्या करता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, 6 पाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, बेंजीन प्लेनर भी होता है, डीलोकलाइजेशन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, अब ये मानो कि अगर हम क्या ले लें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ले लें, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से होता। ठीक है, पहले तो बेटा इसमें डीलोकलाइजेशन ही नहीं होगी, प्लेनर तो चाहे ये होगी। ठीक है, चाहे ये प्लेनर हो, लेकिन डीलोकलाइजेशन तो इसमें नहीं है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन तो नहीं ना हुई। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, ये 4n+2 पाई रूल भी फॉलो नहीं करता। देखो इसमें कितने पाई है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। चलो 4n+2 देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं n की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 2। अगर 1 पुट करते हैं तो कितनी आ जाएगी, 6। तो क्या 2 आएगी या 6 आएगी, 4 आई कहीं पे नहीं आई। तो ये क्या है, बेंजीन में अगर 2 ही डबल बॉन्ड लगे हो ना, तो उसमें डीलोकलाइजेशन होगी, ना ही वो 4n+2 रूल फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, इसमें 6, बेंजीन में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने कर लिया। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर भी तो बड़ा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी बच्चों क्या है, ये भी क्या है, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक होगा, इलेक्ट्रॉन्स देख लेना। एंड इसमें डीलोकलाइजेशन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है, फिर तो इसकी डीलोकलाइजेशन भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इसकी डीलोकलाइजेशन इसी वजह से है बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर उधर घूमेगा। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इधर उधर घूमेगा। इसका मतलब जो ये है ना, वो क्या फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है मतलब हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है। हक्कल्स रूल जो है वो ये तीनों को मिला के बनता है, जो बताता है कि कोई भी रिंग जो है वो एरोमेटिक है या नहीं। क्लियर है बच्चों। तो बेटा ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है नेफ्थेलीन की एग्जाम्पल। ठीक है, नेफ्थेलीन में काउंट करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, देखो पहले तो पाई बॉन्ड गिन लिया करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 होगी इसमें, 5 हैं, क्या है 5 इज़ हेयर बॉन्ड्स ना, बॉन्ड्स कितने हैं, 5 हैं। अगर 5 बॉन्ड्स है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फिर डबल कर दो, कितने हो जाएंगे, 2।
सॉरी 10 हो जाएंगे, डबल कर दोगे तो 10 हो जाएंगे। तो ये देखते कि ये फॉलो करता है या नहीं, 4n+2 रूल फॉलो करता है या नहीं करता। बेटा स्ट्रक्चर तो ये प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन भी हो रही है, सिर्फ ये चीज़ पता करने वाली है। ठीक है, कैसे पता करोगे, n की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेटिस्फाई करता है इस रूल को, मतलब हक्कल रूल की तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, इसके बाद बेटा 2 और एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको भी आप क्या है स्टडी कर लेना, देख लेना कि इसमें कितने 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेटा अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो हमें n की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, तब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब हम बेंजीन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो हमने एक चीज़ तो की थी, क्या की थी हमने, इथाइन के 3 मॉलिक्यूल से बेंजीन की प्रिपरेशन की थी, है ना, तो वो देख लेना, हमने कल के लेक्चर में की थी। अब इसके बाद है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पार्ट बाहर निकाल देना। ठीक है, देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक एरोमेटिक एसिड लेके चल रहे हैं। इसमें जब हम NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से COONA एंड यहाँ से ओनली Na, ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, क्या बन जाएगा, Na2CO3, ये चला गया बाहर। ठीक है, अब यहाँ से तो चला गया ना, समझ में आई, यहाँ से तो ये चला गया, तो ये ओनली यहाँ पे क्या बच गई हमारे पास, बेंजीन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इसके बाद का जो मेथड है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ फिनोल की रिडक्शन। ये है, इसकी जिंक की प्रेजेंस में हमने रिडक्शन करवा दी, ये हीट का सिंबल होता है बेटा। ठीक है, इसकी हमने रिडक्शन करवाई तो क्या होगा, जिंक क्या लेके जाएगा, यहाँ से O लेके चला गया। ठीक है, जिंक क्या लेके चला गया, यहाँ से O लेके चला गया, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, एंड यहाँ पे बेंजीन बच गई। ये जो हाइड्रोजन है ना वो बेंजीन के साथ यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली एग्जांपल भी बेटा एक बारी और देख लो। इसमें क्या था हमारे पास, शायद कुछ गड़बड़ हो गई, इसमें क्या था बेटा, Na2CO3 बाहर जाएगा। ठीक है, H को छोड़ के बाकी सारा बाहर जाएगा, एंड ये जो पोजीशन है जहाँ पे ये वाला, जिस कार्बन पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना वो आके लग जाएगा, तो वो बेंजीन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़। पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो बेटा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होती है ना, ये भी क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंड कलरलेस लिक्विड्स होते हैं या सॉलिड होते हैं, मतलब कलरलेस होंगे या लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे। ठीक है, एंड इनकी जो मतलब स्मेल होती है वो एरोमा लाइक होती है, मतलब बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी। ठीक है, इसको तो हमने देख ही लिया। बेटा आपने नेफ्थलीन बॉल्स के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, टॉयलेट्स में इसको यूज़ भी किया जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स के बारे में आपने सुना होगा कि अगर हम क्या करते हैं, इसको इवेपोरेशन के लिए इसको स्टडी किया जाता है ना, तो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है या फिर यूज्ड इन टॉयलेट्स एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ्स की प्रिजर्वेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि क्लोथ्स ख़राब ना हो जाए, है ना, उनमें स्मेल ना आने लग जाए, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यूनिक स्मेल, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, गंदी स्मेल ना आए, इसीलिए क्लोथ्स में यूज़ किया जाता है, इसीलिए टॉयलेट्स में यूज़ किया जाता है कि ताकि मतलब जो गंदी स्मेल होती है उसको मतलब दूर भगा सके ये। ठीक है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा ये इमिसिबल होते हैं वाटर में, बिकॉज ये भी क्या है, नॉन पोलर है, बट रेडिली मिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, दे बर्न विद सूटी फ्लेम, मतलब जब इसको बर्न किया जाता है तो इसकी फ्लेम जो होती है वो सूटी होती है, मतलब धुएं के जैसी फ्लेम होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद है बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी, जो एरीन्स होती हैं, है ना, एरीन्स जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने की थी ना बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने की थी एल्कीन के केस में, है ना, लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है पहले ये समझो बेटा। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब, इलेक्ट्रोफाइल है ना, 2 वर्ड से मिला, एक तो इलेक्ट्रो, एक फाइल का मतलब होता है लव या फिर अफेक्शन या अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिनकी अट्रैक्शन होगी टुवार्ड्स इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे बेटा? ऐसे होंगे जिनकी अट्रैक्शन होगी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के टुवार्ड्स किसकी अट्रैक्शन होगी? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव लिखते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी आएंगी बेटा, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बेटा होता क्या है, हम क्या लेते हैं, मान लो हमने बेंजीन ले ली, ठीक है, बेंजीन ले ली। बेंजीन पे रिएक्ट करवाया दो चीज़ों के साथ, एक तो HNO3 के साथ, ठीक है, एक हमने H2SO4 के साथ, ठीक है। एंड इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब भी हम हीट करेंगे ना, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है? नाइट्रेशन के टाइम पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। ये HNO3 क्या देगा? NO2 देगा, ठीक है, NO2 देगा। एंड NO2 किसी भी कार्बन, बेंजीन की किसी भी एक कार्बन के साथ लग जाएगा NO2, तो ये क्या बन गया हमारे पास? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। रिएक्शन को देखो, क्या है हमारे पास? बेंजीन है, कंसनट्रेटेड HNO3 लिया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एंड क्या बन गई? नाइट्रोबेंजीन। बस याद रखना, जब हमने नाइट्रेशन करनी है तो क्या डालना है? HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, जिससे क्या होगा? बेंजीन पे क्या लग जाएगा? NO2 ग्रुप, ठीक है बच्चों। ये कितना हीट करना है ज़रूरत नहीं है, ओनली ट्रायंगल का साइन लगा दो कि उन्होंने बस हीट किया है, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे करेंगे? वही है, बेंजीन ली, बेंजीन हेलोजिनेशन, जिस भी हेलोजन की एडिशन करवानी है वो वाला हेलोजन ले लिया। मान लो हमने Br2 ले लिया, यहाँ पे Cl2 लिया है, हमने Br2 ले लिया। इसमें बेटा डालते क्या हैं? इसमें डालते हैं AlCl3 या फिर FeCl3, इन दोनों में से एक चीज़ डालेंगे, ठीक है, या फिर AlCl3 या फिर FeCl3। तो होगा क्या? यहाँ पे क्या लग जाएगा कि एक ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लग, एंड HCl या फिर HBr क्या हो जाएगा? बाहर। फिर आती है बेटा सल्फोनेशन, ठीक है। इसके बाद है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे करवाते हैं? हमने क्या लिया? बेंजीन ली, इसमें बेटा हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। नाइट्रेशन के केस में हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड लिया था ना, यहाँ पे हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। बस ये याद रख लेना, 2 सल्फ्यूरिक एसिड डाले तो लगेगा क्या? यहाँ पे HSO3 सल्फर के साथ ज्वाइंट होगा इस तरह से, बेंजीन है SO3H, ठीक है, इस तरह से ये जुड़ेगा। समझ में आई? तो एक बार फिर देख लो, नाइट्रेशन करवाना है तो NO2 लगेगा, सल्फोनेशन करवाना है तो HSO3 लगेगा, एंड हेलोजिनेशन करवानी है तो कोई भी हेलोजन लग जाएगा X, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास रिएक्शंस है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखो बेटा, एल्काइलेशन का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवा देना। एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इथाइल, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेंजीन लेंगे, जिस भी एल्काइल ग्रुप की एडिशन करवानी है, मान लो हमने मिथाइल ग्रुप की एडिशन करवानी है तो हम CH3Cl ले लेंगे। अगर हमने इथाइल की करवानी है तो हम C2H5Cl ले लेंगे, इस तरह से, ठीक है। एंड डालेंगे क्या? इसमें भी हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 डालेंगे, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों? होगा क्या? यहाँ पे क्या लग जाएगा कि मिथाइल ग्रुप, एंड HCl बाहर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन के मतलब हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, एसाइलेशन के लिए एसाइल ग्रुप लगाते हैं। देखो एसाइल ग्रुप क्या होता है, मान लो CH3C डबल बॉन्ड हो, ये वाला ग्रुप लगा देंगे, ये होती है एसाइलेशन, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं एसाइलेशन किस तरह से करेंगे हम। सेम बेटा एल्काइलेशन वाली ही रिएक्शन होती है, क्योंकि दोनों का नेम फ्रीडल क्राफ्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, वहाँ पे हमने CH3Cl डाला था जिसमें से Cl लग गया। अब हमें क्या चाहिए? CH3C डबल बॉन्ड हो तो चाहिए, तो इसके साथ हम Cl लगा लेंगे, अब हमारा ये लग जाएगा एंड HCl बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये वाली हमारे पास रिएक्शन हो गई। क्लियर है बच्चों? एंड इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के। एक चीज़ याद कर लो, बहुत है, इनफ है,
ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है, हाँ बेटा ये देख लो, अगर हम मान लो एक्सेस में क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, है ना, एक्सेस में क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, डार्क में, कोल्ड में, ठीक है, एक्सेस में क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, तो इसके सारे कार्बन्स पे क्या लग जाएगी, एक एक क्लोरीन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6Cl6। ठीक है बेटा, बस ये याद रखना कि जब हम एक्सेस में क्लोरीनेशन करवाते हैं बेंजीन की तो क्या होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से ये करवाते हैं, ठीक है, हर एक का हम मैकेनिज़्म देखेंगे। तो देखो बेटा, मैकेनिज़्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है, तो इसके लिए हमें तो एक तो सब्स्टिट्यूट चाहिए, ठीक है, मतलब जिसके साथ हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। एक हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो सब्स्टिट्यूट के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, मतलब एक तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, एक हमारे पास S चाहिए जिसके साथ E रिप्लेस होगा। समझ में आया। तो हम क्या करवाते हैं बेटा, सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज़ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, 3 स्टेप्स होंगे, एक तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करवानी है। ठीक है, देखो होगा क्या, मान लो हम क्या करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, है ना, या फिर हम क्या करवा रहे हैं, एल्काइलेशन करवा रहे हैं या एसाइलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास क्या था, CH3Cl था, ठीक है, एल्काइलेशन के टुवार्ड्स फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम क्या डालेंगे, AlCl3 डालेंगे। यहाँ से क्या होगा बेटा, AlCl3 क्या ले लेगा, एक क्लोरीन ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, CH3 पॉजिटिव। हमें पता है बेटा क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है एंड मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो बेटा अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है मिथाइल ग्रुप पे, तो ये क्या बन गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, है ना। इसका मतलब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करवा ली है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्लोरीन ले लेंगे, हमने 2 क्लोरीन ले लिए, इसकी हम AlCl3 में एडिशन करवाएंगे, तो ये AlCl3 एक क्लोरीन को ले लेगा, इस क्लोरीन पे ये जो क्लोरीन को लेगा ना बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या बच गया, Cl पॉजिटिव। ठीक है, वैसे तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, लेकिन अब कोई चारा ही नहीं है, जब इस क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया, मतलब हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवा लिया। इसी तरह से बेटा जब हम एसाइल ले लेंगे, एसाइल क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये एक Cl ले लेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया। इन तीनों कंडीशन में हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम जनरेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा एक है बेटा नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रेशन के टाइम एंड सल्फोनेशन के टाइम हम क्या करते हैं बेटा, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि हम जब हमारे पास क्या होगी, नाइट्रेशन होगी, उस टाइम पे हम कैसे इसका जनरेशन करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है ना, इसको ना हम इस तरह से लिख लेते हैं बेटा, HO3SOH लिख सकते हैं ना बेटा, एक H 2 H हो गए, एक सल्फर एंड 4 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए, लिख सकते हैं ना इस तरह से। चलो दोबारा से लिखते हैं, HO3SOH। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है किससे, HNO3 से। ठीक है, HNO3 को भी हमने क्या लिख लिया, HNO2 को भी हमने क्या लिख लिया बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, HNO2 को भी हमने क्या लिख लिया, मतलब HNO3 को इस तरह से लिख लिया, HNO2 बना दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, बिकॉज इस ऑक्सीजन के पास क्या पड़े हैं, लोन पेयर्स पड़े हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, HO3SO नेगेटिव, एक तो ये बच गया। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ तक चला गया, इस ऑक्सीजन के पास, तो बना क्या हमारे पास ये वाला कैटायन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। जब इसके पास चले गए तो एज अ वाटर ये निकल गया बाहर। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, NO2 पॉजिटिव। तो हम इस तरह से NO2 की है कि इलेक्ट्रोफाइल की क्या करवा लेंगे, जनरेशन करवा लेंगे। ठीक है,
अब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन तो हो गई है ना। अब हमने क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है किस पे, बेंजीन पे। ठीक है, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो देखना है कि क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा बेटे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखो हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करवाया। ठीक है, तो होगा क्या, देखो बच्चों हमारे पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है, इस पे हमने क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, यहाँ से मान लो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये अटैक करेगा इस पे। ठीक है, तो ये मान लो कि ये वाला डबल बॉन्ड एक बार ही टूट गया। ठीक है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, हमने इसको तोड़ दिया। जब इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे मान लो हमारे पास आ गया नेगेटिव चार्ज एंड इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमने इस तरह से तोड़ा कि ये वाली कार्बन पे नेगेटिव आया, ये वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पे जुड़ेगा, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, ऑब्वियसली नेगेटिव पे है ना। तो ये किस तरह से जुड़ेगा बच्चों, ये हम इसको जोड़ देते हैं ये वाली कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे हमारे पास और क्या पड़ा है, एक हाइड्रोजन भी तो पड़ा है। ठीक है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी तो पड़ा है, ये वाली चीज़ हमारे पास ये बन गई एंड यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगा। अब देखो बेटा हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये कौन सी, ये वाली जो कार्बन है ये बन गई sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कौन सी बन गई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन गई। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन गई तो अब होगा क्या, इसकी डीलोकेलाइजेशन करवाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर यहाँ पे ये चला गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, देखो मान लो हमने इसको क्या करवा दिया, यहाँ पे ले गए। ठीक है, तो ये अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, एंड ये वाला पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करवाएंगे, ये वाला जो है उसको हम यहाँ पे ले आते, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो इस साइड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज गोज़ टू दिस कार्बन। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। ठीक है, एंड पे हमारे पास क्या होगा, एंड पे देखो जब ये वाला कार्बोकैटायन बन गया, एक कार्बोकैटायन बन गया, फिर हम कार्बोकैटायन को रिमूव करवा देंगे। ठीक है, कार्बोकैटायन को रिमूव करवा देंगे। देखो किस तरह से हम रिमूव करवाएंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना ये रिमूव होगा बेटा। यहाँ से देखो देख ही लो, ये वाला जो हाइड्रोजन ना अपना बॉन्ड इसको दे देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे उसने शिफ्ट कर दिया। तो बस अब बचा क्या हमारे पास बच्चों, हमारे पास ये बच गया। ठीक है, क्या बच गया बच्चों हमारे पास, ये बेंजीन। ठीक है, पहले यहाँ पे बॉन्ड थे 1 2 3, ये वाला हमने तोड़ दिया, पहले यहाँ पे बॉन्ड थे, अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड कहाँ पे बना देंगे, बॉन्ड बनेंगे हमारे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बच गया, इलेक्ट्रोफाइल, अब पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया ना उसका, क्योंकि वो इसके साथ जुड़ गया नेगेटिव के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारा जो है वो वहाँ यहाँ पे शो किया हुआ है, रेजोनेटिंग, ये रही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी है ना। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि रिमूवल कैसे होती है। ठीक है, रिमूवल कैसे होती है, मान लो यहाँ पे क्या आ गया, AlCl3 नेगेटिव आ गया, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, किस पे नेगेटिव चार्ज है, तो AlCl3 बाहर, HCl बाहर एंड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया। समझ में आया ना बच्चों, ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। अब हमने बच्चों रिएक्शंस करनी है एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में हम H2 की एडिशन करवाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, जो भी डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन लग जाएगी, इसके साथ भी हाइड्रोजन लग जाएगी, तो यहाँ पे तीनों के तीनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे एंड तीनों के साथ, सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी। समझ में आया, तो हमारे पास बेंजीन की जगह पे क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। हमने क्या करवाई है, यहाँ पे रिडक्शन करवाई है, बिकॉज हम
एडिशन ऑफ H2 करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, इसमें हमने Cl2 की एडिशन करवा दी। जब हम Cl2 की एडिशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हर जगह Cl लग जाएगा। यहाँ पे हमने रिडक्शन करवाई थी, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, एडिशन हो रही है क्लोरीन की हर एक कार्बन पे, डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, एंड हर एक कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा। इसको बोला जाता है, बोला जाता है बच्चों BHC। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, BHC बोलेंगे, क्योंकि इसका क्या नेम होगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा कंबशन। कंबशन जब भी करवाई जाती है बेटा किसी भी चीज़ की, वो करवाई जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी क्या करवाएंगे, कंबशन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, ये C6H6 किसका फॉर्मूला होता है बेटा, बेंजीन का। जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाई या कंबशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड वाटर क्या है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देन बेटा ये हमारे पास कुछ और ये रिएक्शन भी लिखी हुई है, बस ये हमने नहीं करनी, फर्स्ट वाली रिएक्शन इनफ है हमारे लिए। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप का इन्फ्लुएंस कैसा है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसा है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब मान लो हमारे पास बेंजीन है, इसके पास सिर्फ एक क्लोरीन लगा, ठीक है, या एक ब्रोमीन लगा, या एक CH3 लगा। ठीक है, अब इसके बाद जब रिएक्शन होगी, मान लो अगर हमने और क्लोरीन डालनी है तो वो किस पोजीशन पे लगेगी, पहले तो सारी जो पोजीशंस है 6 की 6 पोजीशंस है, सारी क्या है हमारे पास, सारी की सारी पोजीशन बच्चों हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, लेकिन अब जब एक बार क्लोरीन लग गया तो ये सारी पोजीशन डिफरेंट होगी ना, समझ में आया। तो अब देखना है कि अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहले बच्चों ये समझो हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे अगर हमारे पास क्लोरीन लग गया है ना, तो क्लोरीन के साथ वाली जो दोनों पोजीशंस हैं उनको बोला जाता है ऑर्थो। ठीक है, एंड ऑर्थो के साथ वाली जो दो पोजीशंस होती हैं उनको बोला जाता है मेटा, एंड जो एक पोजीशन बच गई बिल्कुल अपोजिट टू Cl, उसको क्या बोला जाता है, पैरा। समझ में आया ना बच्चों, कौन कौन सी पोजीशन होती हैं बेंजीन की, अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, एंड ये वाली कौन सी पोजीशन होगी, पैरा। ठीक है, ये देखो, अब हम ये देखते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे हमने OH लिया है ना, इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं। फर्स्ट में क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है ना वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, एंड ये वाला जो बॉन्ड है फिर ये टूटेगा, बिकॉज इस वाली कार्बन पे क्या हो गए, 5 बॉन्ड बन गए, तो ये टूट के इधर आ जाएगा। ठीक है, टूट के इधर आ जाएगा, एक्चुअल में बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा ताकि कार्बन पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएं। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज क्या डीलोकलाइज होता रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया, फिर इसने यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर इससे हमारे पास दोबारा से फिर हमारे पास OH बन गया। ठीक है, अब देखो हमने अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो वो कहाँ पे करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब ये देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, एंड ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी आया नहीं आया। इसका मतलब जब हम OH ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, OH ग्रुप लगाएंगे तो ये किसको डायरेक्ट करेगा, मतलब कहाँ पे आके नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं लगेगा। इसका मतलब जो ये OH है ना, ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। समझ में आया, ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब बेटा यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर होती है कि OH ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब देखो OH में क्या ऐसी चीज़ है जो उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाती है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा OH की स्पेशलिटी देखो, OH है क्या, OH होता है, क्या शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है, बट +R इफेक्ट शो करता है। हमने किया हुआ है ना बेटा, -I एंड +R इफेक्ट, -I है ना, ये सारे इफेक्ट्स हमने किए हुए हैं। तो जो
OH है ना, वो क्या है, -I शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। लेकिन डोनेट कब करता है, जब रेजोनेंस में हो, तो तब वो +R इफेक्ट शो करेगा। तो कोई भी ऐसा क्या मॉलिक्यूल या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप या फिर एटम जो क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है एंड +R इफेक्ट शो करता है, वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। समझ में आया, वो क्या है होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। एंड इसके जैसे और कौन कौन से होते हैं, जैसे NH2, NHR, NHCOCH3, OCH3, CH3, C2H5, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ये सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सारे +R इफेक्ट तो शो करते ही हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, +R इफेक्ट शो करते ही हैं एंड -I इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला देखो, अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लें, क्लोरीन भी बेटा इसी की ही एग्जांपल है। क्लोरीन भी +R इफेक्ट शो करता है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाएगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हुआ। क्लियर है। इसके बाद हमने करना है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो बेटा NO2 है ना, जो भी -R इफेक्ट शो करेगा, वो क्या होगा बेटा, मेटा डायरेक्टिंग। वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। अब देखो ये जो NO2 है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। ये बेटा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी। ठीक है, बना के देखना। अब देखो ये क्या करता है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे नहीं है, मेटा पोजीशन पे। तो जो -R इफेक्ट शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, वो फिर क्या बन जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। एंड यहाँ पे उनकी क्या लिखी हुई है बेटा, एग्जाम्पल्स, कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आ गया। बस बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का खेल है बस। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भी एंड हमारे सिलेबस का भी, दैट इज टॉक्सिसिटी एंड कार्किनोजेनेटिसिटी ऑफ मतलब इनकी बेंजीन के हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, अब देखो जो बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जिनमें मोर देन 1 या मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ हुई होती हैं, है ना। वो क्या होते हैं बेटा, कार्किनोजेनिक होते हैं, मतलब वो क्या है, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है, कैंसर होता है। तो कार्किनोजेनिसिटी का क्या मतलब है, जेनोटिसिटी का क्या मतलब है बेटा, कि ये क्या है, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए। तो हमारे पास क्या है, सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड ऑन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक तंबाकू, कोल, पेट्रोलियम। तो जब तंबाकू का, कोल का या पेट्रोलियम का इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, तब ये सारी जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं ना, ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं, है ना, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस में फिर ये पार्टिसिपेट करेंगी एंड DNA को डैमेज करके कैंसर कॉज करती हैं। ठीक है, DNA को डैमेज कर देती हैं, जिससे क्या है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कार्बन्स हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं बेटा, जो ये कार्बन टॉक्सिक होती हैं हमारे लिए। ये सारी जो हाइड्रोकार्बन्स है, ये क्या करती हैं, ये कैंसर प्रोड्यूस करने का रीज़न है। ठीक है, इनसे क्या होता है, कैंसर प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस चैप्टर में से, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड हमने हमारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। ओके बेटा, थैंक यू।